हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका और आप सभी को मेरे चैनल स्टोरी टेलर मोनिका में स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आइए सुनते हैं गांधी जी के बचपन के बारे में। मेरा बचपन पोरबंदर में ही बीता। पोरबंदर से पिताजी राजस्थानी कोर्ट के सदस्य बनकर राजकोट गए। उस समय मेरी उम्र लगभग 7 साल की होगी। मुझे राजकोट की ग्रामशाला में भर्ती किया गया। मैं मुश्किल से साधारणतः श्रेणी का विद्यार्थी रहा होऊंगा। ग्रामशाला सूपनगर की शाला में और वहाँ से हाई स्कूल में। यहाँ तक पहुँचने में मेरा 12 वर्ष बीत गया। मैं बहुत ही शर्मीला लड़का था। पाठशाला में अपने काम से ही काम रखता था। घंटी बजने के समय पहुँचता और पाठशाला के बंद होते ही घर की ओर भागता। हाई स्कूल के पहले ही वर्ष की परीक्षा के समय एक घटना उल्लेखनीय है। शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर जायज विद्यालय का निरीक्षण करने आए थे। उन्होंने पहली कक्षा के विद्यार्थियों को अंग्रेजी के 5 शब्द लिखवाए। उनमें एक शब्द केटल था। मैंने उसके हिज्जे गलत लिखे थे। शिक्षक ने अपने बूट की नोक मारकर मुझे सावधान किया, लेकिन मैं क्यों सावधान होने लगा। मुझे यह ख्याल ही नहीं हो सका कि शिक्षक मुझे पास वाले लड़के की पट्टी देखकर हिज्जे सुधार लेने को कहते हैं। मैंने यह माना था कि शिक्षक तो यह देख रहे हैं कि हम एक दूसरे की पट्टी में देखकर चोरी ना करें। सब लड़कों के 5 शब्द सही निकले और अकेला मैं बेवकूफ़ ठहरा। शिक्षक ने मुझे मेरी बेवकूफ़ी बाद में समझाई, लेकिन मेरे मन पर उनके समझाने का कोई असर ना हुआ। मैं दूसरे लड़कों की पट्टी में देखकर चोरी करना कभी न सीख सका। इसी समय के 2 प्रसंग मुझे हमेशा याद रहे। साधारणतः पाठशाला की पुस्तकें को छोड़कर और कुछ पढ़ने का शौक मुझे नहीं था। सबक याद करना चाहिए, उलाहना सहा नहीं जाता। शिक्षक को धोखा देना ठीक नहीं, इसीलिए मैं पाठ याद करता था, लेकिन मन अलसा जाता। इससे अक्सर सबक कच्चा रह जाता। ऐसी हालत में दूसरी कोई चीज़ पढ़ने की इच्छा क्यों कर होती, किंतु पिताजी की खरीदी हुई एक पुस्तक पर मेरी दृष्टि पड़ी। नाम था श्रवण प्रीत भक्ति नाटक। मेरी इच्छा उसे पढ़ने की हुई और मैं उसे बड़ी चाव के साथ पूरा पढ़ गया। उन्हीं दिनों शीशे में चित्र दिखाने वाले भी घर घर आते थे। उनके पास मैंने श्रवण का वह दृश्य भी देखा जिसमें वह अपने माता पिता को कांवर में बैठाकर यात्रा पर ले जाता है। दोनों चीज़ों का मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा। मन में इच्छा होती कि मुझे श्रवण के समान बनना चाहिए। श्रवण की मृत्यु पर उसके माता पिता का विलाप मुझे आज भी याद है। उस ललित छंद को मैंने बाजे पर बजाना भी सीख लिया था। मुझे बाजा सीखने का शौक था और पिताजी ने एक बाजा भी दिला दिया था। इन्हीं दिनों कोई नाटक कंपनी आई थी और उसका नाटक देखने की इजाज़त मुझे मिली। हरिश्चंद्र का ज्ञान था। उस नाटक को देखते हुए मैं थकता ही नहीं था। हाई स्कूल में मेरी गिनती मंदबुद्धि विद्यार्थी में नहीं थी। शिक्षकों का प्रेम मैं हमेशा ही पा सका था। हर साल माता पिता के नाम स्कूल से विद्यार्थी की पढ़ाई और उसके आचरण के संबंध में प्रमाण पत्र भेजे जाते थे। उनमें मेरे आचरण और ज्ञान का खराब होने का टीका टिप्पणी कभी नहीं हुई। दूसरी कक्षा के बाद मुझे इनाम भी मिले और 5वीं तथा 6ठी कक्षा में क्रमशः प्रति मास 4 और 10 रुपये की छात्रवृत्ति भी मिलती थी। इसमें मेरी होशियारी की अपेक्षा भाग्य का अंश अधिक था। मुझे अपनी होशियारी का कोई गर्व नहीं था। पुरस्कार या छात्रवृत्ति मिलने पर मुझे आश्चर्य होता था, पर अपने आचरण के विषय में बहुत सजग था। आचरण में दोष आने पर मुझे रुलाई ही आ जाती थी। मुझे याद है कि एक बार मुझे मार खानी पड़ी थी। मार का दुख नहीं था, पर मैं दंड का पात्र माना गया। इसका मुझे बड़ा दुख रहा। मैं खूब रोया। यह प्रसंग पहली या दूसरी कक्षा का है। दूसरा एक प्रसंग 7वीं कक्षा का है। उस समय दोराबजी एदलजी गिमी हेड मास्टर थे। वे विद्यार्थी प्रेमी थे, क्योंकि वे नियमों का पालन करवाते, व्यवस्थित रीति से काम करते और लेते तथा अच्छी तरह पढ़ाते थे। जिन्होंने उच्च कक्षा के विद्यार्थियों के लिए कसरत क्रिकेट अनिवार्य किए थे। इनके अनिवार्य बनने से पहले मैं कभी कसरत व क्रिकेट का फुटबॉल में गया ही न था। न जाने में मेरा शर्मीला स्वभाव ही एकमात्र कारण था। अब मैं देखता हूँ कि वह अरुचि मेरी धूल थी। उस समय मेरा यह ख्याल बना हुआ था कि शिक्षा के साथ कसरत का कोई संबंध नहीं है। अरुचि का दूसरा कारण था पिताजी की सेवा करने की तीव्र इच्छा।
स्कूल की छुट्टी होते ही मैं सीधा घर पहुंचता था, उनके सेवा में लग जाता। जब कसरत अनिवार्य हुई तो इस सेवा में बाधा पड़ी। मैंने विनती की कि पिताजी की सेवा के लिए मुझे कसरत से छुट्टी दी जाए, पर गीमी साहब छुट्टी क्यों देने लगे। एक शनिवार के दिन सुबह का स्कूल था, शाम को 4 बजे कसरत के लिए जाना था। मेरे पास घड़ी नहीं थी, आसमान बादलों से घिरा था, इसीलिए समय का कोई अंदाज़ा ही नहीं रहा। मैं बादलों से धोखा खा गया। जब कसरत के लिए पहुंचा तो सब जा चुके थे। दूसरे दिन गीमी साहब ने हाजिरी देखी तो मैं गैर हाजिर पाया गया। मुझसे कारण पूछा गया, मैंने सही सही कारण बता दिया। उन्होंने उसे सच नहीं माना और मुझ पर 1 या 2 अन्य ठीक से याद नहीं जुर्माना किया। मैंने कसरत से तो मुक्ति प्राप्त कर ही ली। पिताजी ने हेड मास्टर को पत्र लिखा कि स्कूल के समय के बाद वे मेरी उपस्थिति का उपयोग अपनी सेवा के लिए करना चाहते हैं। इस कारण मुझे मुक्ति मिल गई। व्यायाम के बदले मैं टहलने का सिलसिला रखा, इसलिए शरीर को व्यायाम न देने की गलती के लिए मुझे सज़ा भोगनी पड़ी। पर दूसरी एक गलती की सज़ा मैं आज तक भोग रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि पढ़ाई में सुंदर लेखन आवश्यक नहीं है। यह गलत ख्याल मुझे कैसे हो गया था, पर ठेठ विलायत जाने तक यह बना रहा। बाद में और ख़ासकर दक्षिण अफ्रीका में जब मैंने वकीलों के तथा दक्षिण अफ्रीका में जन्मे और पढ़े लिखे नवयुवकों के मोती के दाने जैसे अक्षर देखे तो मैं शर्माया और पछताया। इस समय के विद्यालय के दूसरे 2 संस्मरण उल्लेखनीय हैं। ब्याह के कारण जो 1 साल नष्ट हुआ था, उसे बचा लेने की बात दूसरी कक्षा के शिक्षक ने मेरे सामने रखी थी। उन दिनों परिश्रमी विद्यार्थियों को इसके लिए अनुमति मिलती थी। इस कारण तीसरी कक्षा में मैं 6 महीने रह गया और गर्मी की छुट्टी से पहले होने वाली परीक्षा के बाद मुझे चौथी कक्षा में बैठाया गया। इस कक्षा से थोड़ी पढ़ाई अंग्रेजी के माध्यम से होने लगी थी। मेरी कुछ समझ में नहीं आता था। भूमिति भी चौथी कक्षा से शुरू होती थी। भूमिति शिक्षक अच्छी तरह समझाकर पढ़ाते थे, पर मैं कुछ समझ ही नहीं सकता था। मैं अक्सर निराश हो जाता। कभी कभी यह सोचता कि 1 साल में 2 कक्षाएं करने का विचार छोड़कर मैं तीसरी कक्षा में लौट जाऊँ। जब प्रयत्न करते करते मैं यूक्लिड के 13वें प्रमेय तक पहुंचा तो अचानक मुझे बोध हुआ कि भूमिति तो सरल से सरल विषय है, जिसमें केवल बुद्धि का सीधा और सरल प्रयोग ही करना है। उसमें कठिनाई क्या है। उसके बाद तो भूमिति मेरे लिए सदा ही एक सरल और सरस विषय बना रहा। भूमिति की अपेक्षा संस्कृत ने मुझे अधिक परेशान किया। यह विषय भी चौथी कक्षा में शुरू हुआ था। छठी कक्षा में मैं हारा। संस्कृत शिक्षक बहुत ही कड़े मिजाज के थे। संस्कृत वर्ग और फारसी वर्ग के बीच एक प्रकार की होड़ रहती थी। फारसी सीखने वाले मौलवी नरम मिजाज के थे। विद्यार्थी आपस में बात करते थे कि फारसी तो बहुत आसान है और फारसी शिक्षक बहुत भले हैं। मैं भी आसान होने की बात सुनकर ललचाया और एक दिन फारसी के वर्ग में जाकर बैठा। संस्कृत शिक्षक को बहुत दुख हुआ। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, यह तो समझ कि तू किनका लड़का है। क्या तू अपने धर्म की भाषा नहीं सीखेगा? तुझे जो कठिनाई है सो मुझे बता। मैं तो सब विद्यार्थियों को बढ़िया संस्कृत सिखाना चाहता हूँ। आगे चलकर उसमें रस की घूंट पीने को मिलेंगे। तुझे यूँ हारना नहीं चाहिए, तो फिर से मेरे वर्ग में बैठ। मैं शर्माया, शिक्षक के प्रेम की अवगणना न कर सका। आज मेरी आत्मा कृष्ण शंकर मास्टर का उपकार मानती है। अब तो मैं यह मानता हूँ कि भारतवर्ष की उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में मातृभाषा के अतिरिक्त राष्ट्रभाषा हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी का स्थान होना चाहिए। भाषाओं की इस संख्या से किसी को डरना नहीं चाहिए। भाषा पद्धति पूर्वक सिखाई जाए। सब विषयों को अंग्रेजी के माध्यम में सीखने सोचने का बोझ हम पर ना हो, तो भाषाएं सीखना न सिर्फ बोझ रूप ना होगा, बल्कि उसमें बहुत ही आनंद आएगा। असल में तो हिंदी, गुजराती, संस्कृत एक भाषा मानी जा सकती है। इसी तरह फारसी और अरबी एक मानी जाए। यद्यपि फारसी संस्कृत से मिलती जुलती है और अरबी का हिब्रू से मेल है, फिर भी दोनों का विकास इस्लाम के प्रकट होने के बाद हुआ, इसलिए दोनों के बीच निकट संबंध है।